जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम लोग को मेजर रूप से दो चीजों को स्टडी करना है। सबसे पहली चीज क्या है, हमको ये जानना है कि जीएसटी में डीलर्स कितने प्रकार के होते हैं, मींस टाइप्स ऑफ डीलर्स इन जीएसटी। और नंबर दूसरी चीज हमको ये समझनी है कि जीएसटी का जो इनवॉइसिंग है वह किस नियम पर होता है, यानी जीएसटी पर जो बिलिंग हो रहा है, जो इनवॉइस बनाया जा रहा है, उसके पीछे कौन सा लॉजिक है और कौन सा नियम। इन दो चीजों पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमको ये जानना है कि डीलर्स कितने प्रकार के होते हैं जीएसटी में, और दूसरी चीज हमें ये जानना है कि जीएसटी में इनवॉइसिंग का नियम कितना है। तो बेसिकली देखा जाए तो जीएसटी में डीलर्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपना रेगुलर डीलर होता है और दूसरा कंपोजिशन डीलर होता है। और इन डीलर्स के प्रकार के आधार पर दो प्रकार के इनवॉइस इशू किए जाते हैं, एक तो टैक्स इनवॉइस और दूसरी बिल ऑफ सप्लाई। तो एक समरी की तरह हो गई कि आज के क्लास में बिंदुओं पर हमको चर्चा करनी है, डिस्कस करना है। लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को सिर्फ इतना करना है, इस चीज को डिटेल में समझना है। क्योंकि जब तक जीएसटी के एक्ट को हम लोग अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, जब तक जीएसटी के नियम को हम लोग अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक हमको करने में दिक्कत हो। वर्क करते समय वो दिक्कत ना हो, इसलिए प्रैक्टिस में उसको हम लोगों को जारी रखना है। डीलर्स कितने प्रकार के हैं, रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर। इनवॉइसिंग का नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि दो प्रकार के इनवॉइस किए जा सकते हैं। नंबर एक टैक्स इनवॉइस और नंबर दो बिल ऑफ सप्लाई। तो चलिए इन लोगों को अब हम लोग समझते हैं डिटेल में, ये चीजें कैसे पॉसिबल हैं और इस पर कैसे वर्क होता है। सबसे पहले ये समझिए, आप लोगों को एक शब्द समझना होगा, टर्नओवर। टर्नओवर टर्नओवर का मतलब होता है द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स, द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स, यानी कोई भी व्यक्ति जितने रुपए का गुड सेल करता है वह उसका टर्नओवर कहलाता है। अगर इस टर्नओवर शब्द के पहले मैं एनुअल शब्द लगा दूं, यानी मैं ये लिखूं एनुअल टर्नओवर, इसका मतलब सालाना टर्नओवर। इसका मतलब ये होता है द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इन ए ईयर, इन ए ईयर, बल्कि ईयर ना लिखकर हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर। यानी कोई एक बिजनेस पूरे एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने अमाउंट का गुड्स सेल करता है वही उसका एनुअल टर्नओवर कहलाता है। तो अब इसको हम शॉर्टकट ले रहे हैं एटीओ, यानी हमने उसको शॉर्टकट नाम दे दिया। ए मींस एनुअल, टी मींस टर्न, ओ मींस ओवर। ये हो गया एनुअल टर्नओवर। यानी एक साल के अंदर, साल का मतलब वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत एक बिजनेस में या एक बिजनेस के द्वारा जितना भी अमाउंट का गुड सेल किया जाता है वह उसका एनुअल टर्नओवर कहलाता है। अब ये जो अपना फाइनेंशियल ईयर होता है, जो अपना ये फाइनेंशियल ईयर होता है, ये फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से, जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछना वो लोग माइक्रोफोन अपना बंद करके रखें, ठीक है। माइक्रोफोन सुविधा इसलिए दी गई है कि आप क्वेश्चन पूछ सकें, ठीक। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था फाइनेंशियल ईयर के बारे में। फाइनेंशियल ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर जब भी हमारा प्रारंभ होगा, फाइनेंशियल ईयर जब भी हमारा प्रारंभ होगा, वह प्रारंभ होगा हमारा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक।
कोई भी फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा और 31 मार्च तक जाएगा। 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा और 31 मार्च तक जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लें कि समझ हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये 2020-21 चल रहा है। इसका मतलब यह फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हो रहा है और यह जाएगा हमारा 31 मार्च 2021 तक। सुनाई? यानी जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते समय ईयर बोलते हैं तो आप लोगों को समझना है ईयर का मतलब क्या, फाइनेंशियल ईयर। यह ईयर प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से और समाप्त होता है 31 मार्च। ठीक, अगर ये बोला जाए फाइनेंशियल ईयर 2020-21, इसका मतलब ये हुआ कि यह ईयर 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हो रहा है और 31 मार्च 2021 तक जाएगा। 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हो रहा है और 31 मार्च 2021 तक जाएगा। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। यह फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को बंद होता है। हमें जो अपनी बुक्स बनानी होती है अकाउंट्स की, वो भी हमें इसी हिसाब से शुरू करनी होती है। 1 अप्रैल को हम बुक्स अपना शुरू करें और 31 मार्च को अपनी बुक्स क्लोज करें। ठीक, यह अकाउंटिंग का एक रियल नियम है। इसे हम बोल सकते हैं कि यह अकाउंटिंग का एक नियम है, एक लॉ है, एक एक्ट है। ठीक, अभी हम लोग एक शब्द समझ गए क्या, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष हमारा जब भी प्रारंभ होगा तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा और समाप्त कब होगा, 31 मार्च। अगर हम लोग बोले फाइनेंशियल ईयर 2020-21, इसका मतलब यह फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2021 तक चलेगा। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। एनुअल टर्नओवर के बारे में लोगों ने सीखा। एनुअल टर्नओवर का मतलब होता है सालाना टर्नओवर, यानी पूरे साल में आप कितने रुपए का माल बेच रहे हैं, वह आपका एनुअल टर्नओवर कहलाता है। पूरे साल में आप कितने रुपए का माल बेच रहे हैं, वो आपका एनुअल टर्नओवर कहलाता है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई? तो अगर यहाँ तक चीज समझ में आ रही तो मैं कुछ अब आगे की चीज बताने जा रहा हूँ आपको। तो अभी हम लोगों ने दो चीजों के बारे में सीखा। वो दो चीजें कौन कौन सी थी? एक तो थी अपना एनुअल टर्नओवर, एक अपना है एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर, और दूसरा चीज हम लोगों ने सीखा फाइनेंशियल ईयर। इन दो चीजों में किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन टाइप करके भेजें। एक चीज हमने सीखा एनुअल टर्नओवर और दूसरी चीज सीखा फाइनेंशियल ईयर। अब हम लोग को ये देखना है जीएसटी डीलर्स कितने प्रकार के होते हैं। डीलर्स कितने प्रकार के? तो जीएसटी में जो डीलर्स का टाइप्स है वह टर्नओवर के आधार पर किया गया है। कैसे किया गया है? अगर किसी बिजनेस का एनुअल टर्नओवर, अगर किसी बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 0 रुपये से लेकर और 40 लाख रुपए तक, फिर से सुनिए, अगर किसी बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 0 से लेकर 40 लाख रुपए तक, यानी कोई बिजनेस एक साल में 40 लाख रुपए का माल बेचता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक, रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, यानी कोई भी बिजनेसमैन अगर पूरे साल में 40 लाख रुपए तक का माल बेचता है, उसको जीएसटी की किसी भी स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये छूट दे रखी है। आप लोगों ने भी अपने आसपास देखा होगा, बहुत सारे छोटी छोटी दुकान है ना, जैसे पान की गिमटी हो गई या छोटी मोटी कोई बिजनेस है। आप उनसे पूछोगे कि क्या आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया है, तो बोलेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गैर कानूनी है या वो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो बिजनेस छोटा है,
बिजनेस की कैपेसिटी छोटी है, साइज छोटा, इसलिए गवर्नमेंट ने उनका टैक्स माफ करके रखा है कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं। रजिस्ट्रेशन की जरूरत किसको पड़ेगी, वो चीज समझिए कि अगर किसी बिजनेस का एनुअल टर्नओवर, अगर किसी बिजनेस का एनुअल टर्नओवर कितना हो, 40 लाख रुपए से बढ़कर, और कहां तक हो, 1 करोड़ रुपए तक। अगर किसी बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 40 लाख से 1 करोड़ रुपए तक हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम, इस कंपोजिशन स्कीम को हिंदी में बोलते हैं समाधान योजना। ठीक, इसको बनाया किसके लिए गया, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए, एसएमईज के लिए, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज। ठीक, जो बिजनेस छोटे हैं, जो पूरे साल में 1 करोड़ के अंदर का ही सेल करते हैं, यानी उनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर नहीं है, वह जो है कंपोजिशन स्कीम में आते हैं। इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ छूट दे रखी है, जैसे इनको कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं, यानी यह इनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस बिल नंबर से मैंने कौन सा गुड्स खरीदा और किस बिल नंबर से कितने रुपए का माल किसको बेचा, यह रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली चीज, पेपर वर्क इनका कम हो जाएगा। दूसरा चीज, इनको जो अपना रिटर्न फाइल करना होता है वो तिमाही फाइल करना होता है। रिटर्न जो फाइल करना होता है वह तिमाही फाइल करना होता है। हालांकि अभी इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ ये जानिए कि अगर किसी बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 40 लाख से 1 करोड़ के भीतर है, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से कंपोजिशन स्कीम सजेस्ट की जाती है कि आपका व्यापार छोटा है, आप कंपोजिशन स्कीम में रहिए और आराम से अपने व्यापार को चलाइए। लेकिन अगर ये डीलर चाहे तो वह नेक्स्ट लेवल की जो स्कीम बनाई गई है, रेगुलर स्कीम, उसमें भी जा सकता है। चलिए अब अगली स्कीम को समझते हैं। अगला स्कीम हमारा क्या है, नेक्स्ट स्कीम है हम लोग का रेगुलर स्कीम। अगर किसी बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी कोई व्यापारी अगर पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा का माल बेचता है, 1 करोड़ से कितना भी ज्यादा हो, 1 करोड़ से कितना भी ज्यादा हो, इंफिनिटी तक, तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रेगुलर स्कीम में कराना चाहिए, रेगुलर स्कीम में कराना चाहिए। यहां तक चीज समझ आ गया, यानी टर्नओवर के आधार पर बिजनेस में रजिस्ट्रेशन किया गया है कि आपका व्यापार बहुत छोटा है तो आपको रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है ना, और अगर आपका व्यापार 40 से 1 करोड़ के बीच में तो आप कंपोजिशन स्कीम में करा लीजिए। अगर आपका व्यापार 1 करोड़ से बड़ा है, यानी पूरे साल में आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा सामान बेचते हैं, तो आप रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराइए। कंपोजिशन वालों की सुविधा दी गई है कि अगर आपको नीड लग रही है, आवश्यकता लग रही है, तो आप जो है उसको रेगुलर स्कीम में करा दें। हाँ खाली करना है अभी। अच्छा, तो अभी पानी होगा उसमें ना, देख लीजिए बाहर से सीढ़ी है और ये बाथरूम वाला खोल दीजिएगा, सब पानी बह जाएगा, इसको खाली कर दो। तो यहाँ तक चीज समझ में आ गई सबको, रेगुलर स्कीम कौन सी है और कंपोजिशन स्कीम कौन सी हो गई। रेगुलर एक अलग स्कीम है और कंपोजिशन एक अलग स्कीम है। कंपोजिशन स्कीम बनाई गई बिजनेसमैन की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुविधा को ध्यान में देखते हुए। भाई हर बिजनेस की कैपेसिटी नहीं होती है कि अपने काउंटर को कंप्यूटर लगाए, चलाने के लिए ऑपरेटर रखे और पेपर वर्क को अच्छे से मेंटेन कर पाए, उन लोगों के लिए समाधान योजना बनाई गई कि आप लोग परेशान मत हो। शुरू में इसकी लिमिट कम रखी गई थी, लेकिन अभी ये करंट लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख रुपए तक है तो आपको रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। 40 से 1 करोड़ है तो आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं, आपके लिए बाउंडेशन है, आप चाहें तो जंप करके रेगुलर में भी आ सकते हैं और गवर्नमेंट आपका वहां पर वेलकम करती है। तीसरी स्कीम जो मैंने आपको बताई वो स्कीम ये थी रेगुलर स्कीम, वो है बड़े बिजनेसमैन के लिए जिनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो यहाँ तक चीज आपको क्लियर हो गई, यानी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की 3 स्कीम हो गई, सॉरी 2 स्कीम हो गई, कंपोजिशन स्कीम और एक रेगुलर स्कीम। ठीक,
इन्हीं के आधार पर हम लोग स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ डीलर। अगर ओवरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीएसटी में डीलर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा दो। कौन कौन से? एक तो रेगुलर डीलर और दूसरा कंपोजिशन डीलर। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेगुलर डीलर की टर्नओवर की लिमिट कितनी होती है, तो आप बताएंगे 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए, यानी 1 करोड़ या उससे ज्यादा का जो अमाउंट सेल है, द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टर्नओवर। ठीक, सिंपल सी बात है कि आप पूरे साल में कितने रुपए का माल बेच रहे हैं, यही आपका टर्नओवर है। और अगर ये टर्नओवर आपका 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी की रेगुलर स्कीम में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। लेकिन अगर आपका टर्नओवर जो है 1 करोड़ से कम है और 40 लाख से ज्यादा है, तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाते हैं। दो चीज। तीसरी चीज, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से भी कम है, तो आपको रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं। बगैर रजिस्ट्रेशन के भी आप टेंशन फ्री होकर व्यापार कर सकते हैं। यहाँ तक चीज समझ में आ गई आपको? चलिए, अब हम यहाँ पर कुछ चीजों को और समझते हैं। ठीक, यहाँ तक चीज समझ में आ गया ना? यानी डीलर हमारे कितने हो गए? दो प्रकार के हो गए। अब हमको एक चीज और समझना है, गुड्स। जीएसटी का जो नियम बनाया गया ना, वो गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए बनाया गया। जीएसटी का जो नियम बनाया गया है, वह गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए बनाया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया है गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर हमको गुड्स का क्लासिफिकेशन देखना है टैक्स के आधार पर। गुड्स, अगर टैक्स के हिसाब से देखें तो गुड्स को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं? एक तो गुड्स है जो टैक्सेबल गुड्स, और एक गुड्स है एग्जेम्प्टेड। टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम्प्टेड गुड्स। अगर यहाँ पर टैक्सेबल शब्द को अलग अलग किया जाए, तो हम बोल सकते हैं टैक्स प्लस अप्लीकेबल, या ठीक, यानी अप्लीकेबल शब्द का मतलब होता है लागू होना, और टैक्स का मतलब जीएसटी टैक्स। यानी ऐसे गुड्स जिस पर टैक्स लागू होता है, वह गुड्स हमारा कहलाता है क्या? टैक्सेबल गुड्स। ऐसे गुड्स जिस पर टैक्स लागू होता है, वो हमारा कहलाता है टैक्सेबल गुड्स। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं पेन। पेन वही जिससे हम लोग पढ़ते हैं। कुछ नहीं दिखा है, ठीक है, रहने दीजिए। नहीं, अभी तो कोई काम नहीं। अपना नंबर दे दीजिए। हाँ, कोई काम होगा तो आपको बुलाएंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? महबूब। कहाँ घर पड़ता है? सिधुआ। नंबर बताइए। ठीक है, कुछ काम होता तो हम आपको बुलाते हैं। छोटा छोटा होना ही पड़ा है। अभी तो लोग काम कर रहे हैं, सिप्लाई से काम करें। छोटा वाला। अच्छा, उनसे मिस्त्री से पूछ लीजिए। हाँ,
हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे, कि गुड्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक टैक्सेबल गुड्स और दूसरा एग्जेम्प्टेड गुड्स। टैक्सेबल गुड्स मतलब जिस गुड्स पर टैक्स लागू होता है वो आपका टैक्सेबल गुड्स कहलाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यह एक पेन है, स्क्रीन पर देखिए, एक पेन है, इस पेन पर गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी लगा रखा है, एज्यूम करिए, तो यह क्या हो गया, एक प्रकार का टैक्सेबल गुड्स हो। ये क्या हो गया, टैक्सेबल गुड्स हो गया। यानी ऐसे गुड्स जिस पर टैक्स लागू है वह हमारा टैक्सेबल गुड्स कहलाता है। ऐसे गुड्स जिस पर टैक्स लागू है वह मेरा टैक्सेबल गुड्स कहलाता है। बात समझ आई? ऐसा गुड्स जिस पर टैक्स लागू होता है वह मेरा टैक्सेबल गुड्स कहलाता है। दूसरी चीज, एक और चीज आपको दिखाएं, जिस पर टैक्स लागू नहीं होता वो मेरा एग्जेम्प्टेड गुड्स कहलाता है। एग्जेम्प्टेड का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये पेन, अगर इस पेन पर 18% जीएसटी लागू होता है तो यह क्या माना जाएगा, यह टैक्सेबल गुड्स माना जाएगा। तो कुछ स्लैब बनाए गए टैक्सेबल गुड्स के लिए, कुछ स्लैब बनाया गया है। स्लैब क्या होता है, 3% का स्लैब बनाया गया, 5% का स्लैब बनाया गया, 18% का स्लैब बनाया गया, 28% का स्लैब बनाया गया, और एक है 12% का स्लैब। 3% अधिकतर होता है किस पर, सोना चांदी के आइटम पर। 5% अधिकतर जो है कपड़े वगैरह पर आप देखें तो 5% जीएसटी होता है। 18% इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर मैक्सिमम चीजें होती हैं। 12% इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गए या खाने पीने की चीजें हो गई, वहां पर होता है। और 28% लग्जरी चीजों पर होता है, जैसे एसी वगैरह हो गया, या 7 लाख से रुपए ऊपर की गाड़ियां हो गई, इन सब चीजों पर होता है। तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं कि किस गुड्स पर कितना परसेंट जीएसटी लागू होता है। इसके लिए प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो एक ऐप्स आपको मिलेगा, उस ऐप्स का नाम है जीएसटी रेट फाइंडर। जीएसटी रेट फाइंडर, यह एक ऐप्स है। एंड्रॉइड के प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है, एप्पल के प्लेटफॉर्म पे है या नहीं है मुझे जानकारी नहीं है। तो जीएसटी रेट फाइंडर के नाम से एक ऐप्स है, और इस ऐप्स को जब आप प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च ये पता चल जाएगा किस प्रोडक्ट पर कितना परसेंट जीएसटी लागू होता है और उस प्रोडक्ट का एचएसएन कोड क्या है। अब यहाँ पर एक नई चीज मिल गई आपको, क्या, एचएसएन कोड। एचएसएन कोड क्या होता है, एचएसएन कोड का मतलब होता है किसी भी गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया कोड एचएसएन कोड कहलाता है। किसी भी गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी गुड्स को पहचानने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स निर्धारित किया जाता है वह टैक्स हमारा कहलाता है एचएसएन कोड। ठीक है, एचएसएन कोड से उस गुड्स की पहचान होती है। ठीक है, अब अगली चीज हमको समझना एग्जेम्प्टेड। तो चलिए पहले इन चीजों को मैंने हटा दिया। हमने आपको बताया कि गुड्स दो प्रकार के हैं, एक तो टैक्सेबल गुड्स और दूसरा एग्जेम्प्टेड गुड्स। एक हो गया टैक्सेबल गुड्स और दूसरा हो गया एग्जेम्प्टेड गुड्स। दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गए आपके टैक्सेबल गुड्स और दूसरे हो गए एग्जेम्प्टेड गुड्स। आई बात समझिए, गुड्स दो प्रकार के हो गए, एक टैक्सेबल एक एग्जेम्प्टेड। जिस गुड्स पर टैक्स लागू है, यानी जिस पर टैक्स लागू है, अब वह टैक्स चाहे 3% हो, चाहे 5% हो, चाहे 12% हो, चाहे 18% हो, या फिर 28% हो, इतना ही स्लैब जीएसटी में बनाया गया है। यानी 1 2 3 4 5, यानी ये टोटल कितने हैं, 5 स्लैब बनाए गए हैं। इनको टैक्स स्लैब भी बोला जाता है, टैक्स स्लैब, या इसको जीएसटी स्लैब बोला जाता है। अभी शुरू में क्या हुआ ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ चीजों पर 18% जीएसटी था,
तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनका स्लैब चेंज कर दिया, टैक्स में राहत देने के लिए 18 को कर दिया किस पे, 12। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि जिन प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, ठीक, उस पर टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है, तो गवर्नमेंट उस टैक्स को छूट करने के लिए बोलती है ठीक है, अभी तक इस पर 28 था, मैं इसको घटाकर 18 कर दे रहा हूँ, 15 तारीख से 18% लगेगा, ये स्लैब चेंज हो जाता है उसमें। तो ये 5 स्लैब हो गए, 3%, 5%, 20%, 18% एंड 28%, 18, ये स्लैब हो गए। अब बात करें एग्जेम्प्टेड, ऐसे गुड्स जिस पर टैक्स लागू ही नहीं होता, जैसे बुक्स, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, बुक्स, किताब, गवर्नमेंट ने बोला बच्चों की पढ़ने वाली किताब, इस पर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, तो क्या हो गया, यह एक प्रकार का एग्जेम्प्टेड गुड्स। जिस पर टैक्स लागू है वो टैक्सेबल गुड्स, जिस पर टैक्स लागू नहीं है वह एग्जेम्प्टेड गुड्स कहलाता है। और भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, इस पर भी टैक्स लागू नहीं होता और यह भी हमारा एग्जेम्प्टेड गुड्स। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एक फार्मर है, किसान, उसके घर पर कुछ अनाज पैदा होता है और उस अनाज को वह बेचना चाहता है, तो उस पर कोई भी टैक्स लागू नहीं है। लेकिन जब इसी अनाज को बाबा रामदेव खरीद लेंगे और उसको एक ब्रांड का नाम दे देंगे ना, या कोई भी कंपनी उस अनाज को खरीद लेगी और उसका एक नाम दे देगी, जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, उसने किसान से अनाज को खरीदा, फिर उसको आटा में कन्वर्ट कर दिया और उसका नाम दे दिया शक्ति भोग आटा। तो अब ये जो शक्ति भोग आटा जब मार्केट में सेल होगा, ये टैक्सेबल के रूप में आ जाएगा। समझ में आया? चीज तो वही है, अगर वही आटा बिना पैकिंग का सेल हो रहा है तो वह एग्जेम्प्टेड है, लेकिन उसको जब किसी कंपनी ने परचेज कर लिया, उसको एक ब्रांड का नाम दे दिया, बिजनेस पर्पस से उसका इस्तेमाल किया जाने लगा, तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट था वो कन्वर्ट होके एक कमर्शियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और वहां पर उस पर जीएसटी लागू हो गया, 5%, 12%, जो भी है, इस तरीके से। तो बस आपको ये देखना है कि क्या टैक्सेबल है और क्या एग्जेम्प्टेड। टैक्सेबल में सीरीज आपको देखनी है 3%, 5%, 12%, 18%, 28%, और एग्जेम्प्टेड में आपको ये देखना है कि एग्जेम्प्टेड तो में कुछ है ही नहीं, एग्जेम्प्टेड में सिर्फ आपको ये देखना है कि इस पर टैक्स लागू नहीं होता। इसी के आधार पर इनवॉइसिंग का रूल बनाया गया है। अब एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूँ, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दो चीज मैंने आपको बता दिया, इनको समझना है। इन्हीं के आधार पर हमको इनवॉइसिंग का नियम समझना है, इन्हीं के आधार पर हमको इनवॉइसिंग का रूल समझना है, उस रूल से हम लोगों का काफी काम आसान हो जाएगा। इन रूल्स को समझने के लिए हम ले चल रहे हैं आपको एक नोट्स पर, वहां पर काफी चीजें मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखी है, उस नोट से बहुत सारी चीजें आपको आसान हो जाएंगी। ये है इनवॉइसिंग का नियम, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इस पर जो है लिखना पढ़ना शुरू करूँ, थोड़ा बड़ा आप लोगों को दिख रहा है। ये इनवॉइसिंग का नियम है, ये नियम क्या कहता है उन चीजों के बारे में समझिए, ठीक, ये नियम क्या कह रहा है उन चीजों के बारे में आप लोगों को समझना है। इस नियम के अकॉर्डिंग कोई भी रेगुलर डीलर, अगर कोई भी रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, फिर से सुनिए, अगर कोई रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, उसे अनिवार्य रूप से टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। अगर कोई भी रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, अगर कोई भी रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, उसे अनिवार्य रूप से टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। नियम ये कहता है, इनवॉइसिंग का पहला नियम ये है कि अगर कोई रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करे, तो उसे अनिवार्य रूप से टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा।
नियम नंबर 2 ये बताता है कि अगर वही रेगुलर डीलर या कोई भी रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करे, अगर वही रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करे तो उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। अगर कोई कंपोजिशन डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। अगर कोई कंपोजिशन डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है तो वहां पर भी उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। यानी जब आप बिल को ओपन करेंगे ना तो आपको ऊपर हेडिंग पड़ी होगी कि यह हमारी टैक्स इनवॉइस है और यह हमारी बिल ऑफ सप्लाई। सुनारा नियम को फिर समझिए, अगर कोई रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करेगा तो उसे टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर वही रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। अगर कंपोजिशन डीलर चाहे टैक्सेबल सप्लाई करे या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाई करे, दोनों ही केस में उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। ये है इस नियम की, इसी को बोलते हैं जीएसटी का इनवॉइसिंग रूल, जीएसटी का इनवॉइसिंग का नियम। क्योंकि बगैर नियम समझे अगर आप बिलिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस। आप पहले इस नियम को समझें कि कब हमको टैक्स इनवॉइस इशू करना है और कब हमको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। यानी टैक्स इनवॉइस आपको इशू कब करना है और बिल ऑफ सप्लाई आपको इशू कब करना है, यह एक नियम पर आधारित है। अच्छा, आप पहचानेंगे कैसे कौन सा टैक्स इनवॉइस है कौन सा बिल ऑफ सप्लाई, वो भी समस्या मैं आपकी यहीं पर दूर कर दे रहा हूँ। मैं आपको ले चला कुछ इनवॉइस दिखा रहा हूँ, उस इनवॉइस से आपको क्लियर हो जाएगा सीधा टैक्स इनवॉइस है कौन सा बिल ऑफ सप्लाई। देखिए मैं एक टोकन किया, ऊपर देखिए हेडिंग पड़ी है क्या, टैक्स इनवॉइस। ऊपर हेडिंग क्या है, टैक्स इनवॉइस, यानी यह एक प्रकार का टैक्स इनवॉइस। मैं इस तरह आप बिल को पहचानेंगे कि यह टैक्स इनवॉइस है या बिल ऑफ सप्लाई। दूसरा मैं आपको दिखा दूं एक, ये देखिए यहाँ पर क्या है, बिल ऑफ सप्लाई दिख रहा है ना। ये दो अलग अलग इनवॉइस हैं और इनका अलग अलग चीज है, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। तो यह डिपेंड इसी नियम पर आधारित होता है, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई इसी नियम पर आधारित होता है। टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई आपका इसी नियम पर आधारित होता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि कब आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है और कब आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। अब आज की क्लास के जो भी 4 टॉपिक थे, हम लोगों को ये देखना था रेगुलर डीलर कौन सा है, कंपोजिशन डीलर कौन सा है, ठीक, किस डीलर को कौन सा गुड्स इनवॉइस इशू करना, ये चीज हम लोगों को समझना था। यह चीज आप लोग बताएं, क्या सबको समझ में आ गई ये चीजें, या अभी भी किस लोगों के मन में डाउट्स है? क्या सबको ये चीज समझ में आ गई कि रेगुलर डीलर क्या है, कंपोजिशन डीलर क्या है, टर्नओवर की लिमिट क्या होती है, टैक्स इनवॉइस क्या है, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, इनवॉइसिंग का जीएसटी का रूल क्या है? क्या ये चीजें सबको समझ में आ गई या अभी कोई ऐसा है जिसको चीजें समझ में नहीं आ रही? बताइए, अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो बताएं चीजों को। मैं माइक्रोफोन आप लोगों को इनेबल कर दे रहा हूँ। मैं माइक्रोफोन आप लोगों को इनेबल कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन बोलकर भी पूछ सकते हैं। अभी सबका माइक्रोफोन इनेबल कर दिया गया है, आप लोग एक एक करके पूछें। सर जो कंपैरिजन बिटवीन बताए थे उसमें 10% मार्जिन रेगुलर डीलर में अलग है और कंपोजिशन डीलर में अलग है सर, ऐसा क्यों? वो चीज मैंने अभी पढ़ाई नहीं, आज की क्लास में से पहले। सर पहले पढ़ाई थी इसी टॉपिक में पढ़ाए थे वो भी, लेकिन इसमें नहीं है वो। हाँ अभी पैटर्न चेंज किया है मैंने। आज जो चीज पढ़ना है, डीलर क्या है, टैक्स इनवॉइस क्या है, बिल ऑफ सप्लाई क्या है, इससे जो रिलेटेड डाउट है वो कुछ
क्लियर है सर ये। हाँ तो ठीक है, अभी वो टॉपिक हम रिवीजन करेंगे तब उस दिन पूछिएगा। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। सर जब कंपोजिशन डीलर वो टैक्सेबल गुड को सप्लाई करेगा तो सर उसका बिजली में जब एंट्री करेंगे तो टैक्स उस पर लगाएंगे तो उसका एंट्री तो टैक्स इनवाइस में हो जाएगा ना। कंपोजिशन डीलर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। कंपोजिशन डीलर का ये नियम बनाया गया है कि वह किसी भी इनवाइस पे नीचे CGST SGST वगैरह नहीं लगाएगा। ठीक है, इसलिए जो है सर बीजी का एप्लीकेशन जो है खुद से उठाएगा, टैक्स इनवाइस है या बिल ऑफ सप्लाई है, कि हम लोग को करना पड़ेगा? क्या हुआ? सर वो बीजी का एप्लीकेशन जो है अपने ऑटोमेटिक उठाएगा बिल ऑफ सप्लाई है या टैक्स इनवाइस है, कि हम लोग को करना पड़ेगा? हाँ ठीक है, ये बिजली अपने आप उठा लेगा। जी सर। ये कंपोजिशन डीलर मेरे में पास सर अगर हमारा रजिस्टर्ड है तो खुद से उठा लेगा बिल ऑफ सप्लाई में, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, सेबल हाँ गुड्स वो सप्लाई सॉफ्टवेयर करें। उठा लेगा। जी सर। लेकिन ये नियम इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे आप इंटरव्यू वगैरह में आंसर दे सकें। जी सर। जी सर। नहीं, वैसे तो सॉफ्टवेयर खुद ही एंट्री कर लेगा। आप रेगुलर में अपना कंपनी बना लिए, अगर टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो टैक्स इनवॉइस कर देगा, एग्जेम्प्टेड करोगे बिल ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिक कर लेगा। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, टैली हो, डिजिटल मास्टर हो, सैप हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ये ऑटोमेटिक में सेटिंग कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं सबसे पहले, तो वहां पे सॉफ्टवेयर आपके सामने होता नहीं। जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको वहां पर आप जवाब दे सकें, इसके लिए थ्योरी का लेसन पढ़ाया जा रहा है। जी सर। ठीक है, समझ आया ना बात? सर जी सर। ये ये चार्ट आपको बिल्कुल रट के रखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा। इंटरव्यू में ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। मैं ठीक है जीएसटी सर। की रेगुलर रजिस्टर्ड हूँ, मैं इस माउस को बेच रहा हूँ, हाँ इस माउस पर 18% जीएसटी लागू होता है, तो क्या मुझे टैक्स माइस में करना चाहिए या बिल ऑफ सप्लाई? ऐसे आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न हो पूछिए। और रही बात वो कंपेरिजन वाला चार्ट की, कंपोजिशन और रेगुलर का जो कंपेरिजन है, एक दो दिन हम इसी क्लास में पढ़ाएंगे। एक बार रिवीजन हो जाएगा, देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है सर। कल क्लास चली थी क्या? मेरे में तो आवाज ही नहीं आई, वीडियो भी नहीं आई, कोई कुछ भी नहीं आया हाँ था सर। कल थोड़ा लैपटॉप, मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई थी कल, तो कल बेहतर क्लास नहीं चल पाई, रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई, थोड़ी दिक्कत आ गई। ठीक है सर। सर हाँ कह रहा हूँ जैसे हाँ प्राइस टाइप में प्राइस और टाइप है सर। सर उसमें एग्जाम्पल भरेंगे तभी ना बिल ऑफ सप्लाई उठाएगा ना। क्या जरा एक बार दोबारा पूछूं? सर जैसे कि वो बीजी में प्राइस वाला टाइप नहीं है, जीएसटी जहाँ पर भरते हैं 28%, वहाँ पर अगर एग्जेम्प्टेड भरेंगे तभी ना उठाएगा बिल ऑफ सप्लाई। हाँ, जब वहाँ एग्जाम भरेंगे किसी चीज पर तो वो बिल ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिक बनाएगा। तो मान लीजिए सर अगर टैक्स इनवाइस पर जीएसटी दी है तो कैसे सर, तब तो एग्जेम्प्टेड नहीं भरना पड़ेगा। तो अच्छा ये बताओ कि जैसे मान लो ये पेन है, तो उस पेन का स्टॉक आइटम बनाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है। अगर टैक्स लगता जी है तो टैक्सेबल सेलेक्ट करोगे, और टैक्स नहीं लगता जी है तो एग्जेम्प्ट सेलेक्ट करोगे। जब एग्जेम्प्ट सेलेक्ट करोगे और बिल बनाओगे तो ऑटोमेटिक बिल ऑफ सप्लाई बन जाएगा, और जी वहां टैक्सेबल सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक टैक्स माइनस हो जाएगा। तो आइटम पर डिपेंड करेगा ये। जी आएगा समझ में? जब आइटम आप क्रिएट कर रहे हो वहां पर ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि इस आइटम पर जीएसटी लागू होता है या नहीं होता है। होता है तो कितना परसेंट, नहीं होता तो कोई बात ही नहीं। अगर हो रहा है तो टैक्सेबल, नहीं हो रहा है तो एग्जेम्प्ट। जी आएगा समझ में? जब आइटम क्रिएट करते हैं वहीं पर ये चीज आइडेंटिफाई होती है। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। जी बाकी लोगों को सबको समझ में आ रहा है?
दूसरी चीज, तैयारी आप लोग जारी रखिएगा। अभी तो लॉकडाउन ज्यादातर जगहों पर चल रहा है, तो जो इंटरव्यू वगैरह होगा ना, वो ऑनलाइन कोशिश करवाएंगे कि सारा इंटरव्यू ऑनलाइन हो जाए, घर बैठे इंटरव्यू हो जाए। जब इंटरव्यू लेने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो, तब आपको जाना पड़े वहां पर। सर किसी दिन हाँ, सर किसी दिन डेमो इंटरव्यू भी ले लीजिए सर, जिससे हम लोग को एक्सपीरियंस हो जाए थोड़ा। जब इंटरव्यू की डेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, पीएस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके जस्ट एक दिन पहले मैं डेमो इंटरव्यू कराऊंगा। जी या मान लीजिए ठीक डेट बिल्कुल कंफर्म हो गया, 30 तारीख को पहला जगह इंटरव्यू है, बताओ। इंग्लिश कुछ पूछ रहे हो? हाँ सर पूछ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन अगर इंटरव्यू होगा सर तो थोड़ा घबराहट होगी, सेम टू सेम होता तो सर था। अरे ऑनलाइन में तो और आराम है, एक गिलास पानी रख लेना बगल में, पानी पीते रहना, सवालों जवाब देते रहना। बात नहीं, जैसे मैं अभी मैं पहली बार सर इंटरव्यू दूंगा सर, वो थोड़ा घबराहट होगी। तो घबराहट की कोई बात ही नहीं। अरे इंटरव्यू में पास हो गया तो फिर दो ही चीज होना है, पास हो गया जॉब मिलेगी, फिर मिलेगी, फिर ट्रेनिंग होगी, काहे परेशान करना है ना। तुम वो काम है मेहनत से पढ़ना, इंटरव्यू एक बार दो, 2 बार दो, 3 बार दो, धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा, घबराहट अपने आप खत्म हो जाएगा, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होगी। इंटरव्यू नहीं पास होगे तो वो बहुत बड़ा पनिशमेंट थोड़ी मिलेगा, ठीक है, लेकिन ट्राई करना चाहिए। जी और कोई डाउट हो तो पूछिए आप लोग। सर कल वाला वीडियो कब तक मिलेगा? नहीं मिल पाएगा कल वाला, अभी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। कल मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मैं डेस्कटॉप पर पढ़ाया, वहाँ रिकॉर्डिंग में इनेबल करना भूल गया, तो इसलिए सर लाइव। सर मेरा तो ऑनलाइन सर क्लास नहीं चल पाया, मेरा भी आईडियो सुनाई नहीं दे रहा था सर। आज सुनाई दिया है? जी सर आज चल रहा है। कल क्या हुआ, नेटवर्क नहीं है क्या? जी सर नेटवर्क 2-3 दिन से नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा हो गई सर, केवल रात में चलता, वो भी 12। राजस्थान में लॉकडाउन लगाया क्या? नहीं तो सर। सही है ना? जी तब मदद से बात करो, कोचिंग चले जाया करो, क्या करना, वहीं पे कितना देख लिया करो, वहाँ नेटवर्क अच्छा था जियो को। जी तो सर कल उनको समस्या अपनी बताओ, कहो मेरा क्लास अटेंड नहीं कर रहा, नेटवर्क बहुत कमजोर है, आप कोचिंग बुला के हमको बैठा दीजिए, नेटवर्क थोड़ा दे दीजिए, हेल्प करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सर बाजार में चलता है बहुत तेज जियो वाला, क्या हुआ? कह रहे मार्केट में बहुत तेज चलता है जियो का। हाँ जियो वहाँ बहुत अच्छा चलता है, आप घर पे अगर जियो चलता है बहुत अच्छा है। अरे मैं वहीं से पढ़ा रहा था, लॉकडाउन जब था इसके पहले, तो वहीं राय सुल्तानपुर के ऑफिस से ही मैं पढ़ाता था, तो सब बच्चे पढ़ते थे, वहाँ नेटवर्क बहुत अच्छा है, और जियो की सिम से पढ़ाते थे। तो बात करो मुझको सर, तुम्हारे डायरेक्टर वही हैं, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। जैसे कल वाला ना सर कि अब देखो कल वाला रिकॉर्ड हो नहीं पाया है, अगर बहुत दिक्कत आएगी तो फिर पढ़ा देंगे, क्यों परेशान हो रहे? जी सर थैंक यू सर। हाँ यस सर सर हाँ अंकित बताओ। कह रहे हैं सर कि जो कल पढ़ाए थे वो रिवीजन कर दीजिएगा। ठीक है, 1-2 दिन में उसको पढ़ा देंगे। क्लास में अटेंड कर। ठीक है, तब क्लास अब समाप्त कर रहे हैं, नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया मेरा, और बाकी सर, तो ये रिकॉर्डिंग हो गई। हाँ सर जो पेमेंट वाला नहीं है सर, सर उसको थोड़ा एक बार फिर से बता देना। पेमेंट का वीडियो भेजा गया ना? जी सर जैसे कि वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, रिवीजन कर देंगे, ग्रुप में मैसेज करो क्या क्या टॉपिक रिवीजन कराना है, फिर उसको शेड्यूल किया जाए। जी सर ठीक है।